पिछले वीडियो में हमने बात की थी पदार्थ के गुणों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ है वो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो 3 अवस्थाएं कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 अवस्थाओं के अलावा वर्तमान में पदार्थ की 2 अवस्थाएं और है, वो कौन सी है? तो प्लाज्मा चौथी अवस्था है पदार्थ की, और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो कुल मिला के पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहली अवस्था ले लेते हैं, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के गुण क्या है कि ठोसों का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इनका आकार निश्चित होता है, फिक्स आकार होता है, और आयतन भी इनका निश्चित होता है। कितनी जगह घेरेंगे ये फिक्स है, और किसी मान लीजिए ठोस है, उसको आपने एक बार आकार दे दिया तो उसी का आकार वही रहेगा। और इनका आकार और आयतन निश्चित क्यों रहता है? क्योंकि ठोसों के कणों के मध्य उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। एक ठोस का कण है वो दूसरे ठोस के कण को बहुत ही टाइट पकड़ कर रखता है। ऐसा कह सकते हैं कि 2 आदमी गले मिले हुए हैं और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखे हुए हैं। तो इतना आकर्षण बल पाया जाता है ठोसों के कणों के मध्य, और आकर्षण बल के कारण ही इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों के कणों के मध्य अंतराकोशीय अवकाश कम होता है। क्योंकि ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं, तो पास पास होने के कारण इनके कणों के मध्य जो दूरी होती है, ये जो बीच की जगह होती है, इन बीच की जगह को कहा जाता है अंतराकोशीय अवकाश। ये यहाँ पर भी देख सकिए, ये जो बीच का अवकाश है, इन अवकाश को, इस खाली जगह को अंतराकोशीय अवकाश कहा जाता है, और ये अवकाश बहुत ही कम होता है। ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि घनत्व क्या है? किसी भी एकांक आयतन में किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर हम ये कह सकते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, और अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। उल्टे क्यों? क्योंकि ये भाग में है, और भाग में है तो अगर इस नीचे वाली संख्या यानी कि इस आयतन का मान जितना आप बढ़ाते जाओगे, घनत्व की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फिर ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है। अगर आप ठोसों को दबाओगे, चूंकि ठोस है, उनके कण वैसे ही पास पास रहते हैं, तो अगर आप उनके ऊपर बल लगाकर, उनके ऊपर दाब लगाकर उन्हें संपीड़ित करना चाहोगे तो संपीड़ित नहीं होंगे, अर्थात इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। ज्यादा दाब लगाने पर ये टूट जाएंगे। ठोसों में विसरण का गुण है वो नहीं पाया जाता, विसरण नगण्य होता है। अगर आप ठोस है उसको कहीं पर रख दोगे तो वो ठोस अपने आप दूसरे किसी पदार्थ के साथ मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, अर्थात इनमें विसरण है वो नहीं पाया जाता। ठोस के कण है वो अपनी जगह पर ही क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा है वो लगभग शून्य होती है। ये अपनी जगह पर ही क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण है वो कौन सी विधि द्वारा होता है? तो ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि द्वारा होता है। चालन का मतलब है कि आप सबसे नीचे वाले जो ठोस के पार्टिकल कण है, इसको आप ऊष्मा प्रदान करोगे तो ये ऊष्मा लेकर अपने पड़ोसी को दे देगा, पड़ोसी अपने पड़ोसी को, ऐसे ये ऊष्मा को ट्रांसफर करते जाएंगे और लास्ट कण तक ऊष्मा है वो पहुंच जाएगी। तो ये विधि कौन सी कहलाती है? चालन। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कुछ ठोसों के उदाहरण हो जाएंगे, लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, ये कुछ ठोसों के एग्जाम्पल। हमने अभी पढ़ा था कि ठोस है उनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। लेकिन जो रबर बैंड है, ये जो रबर बैंड है, इस रबर बैंड पर जब हम बल लगाते हैं तो इसका आकार है वो बदल जाता है। लेकिन जैसे ही ये बल है वो वापस हटाते हैं तो ये अपने मूल आकार में क्या हो जाता है? वापस लौट आता है। और अगर आप इसको ज़्यादा बल लगाओगे, यानी कि ज़्यादा इसको खींचोगे, तो खींचने पर, ये ज़्यादा खींचने पर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा।
और इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी क्या कैसा है, कठोर और निश्चित आकार का है, इसीलिए रबर बैंड भी एक क्या है, ठोस है। इसी तरह स्पंज है, स्पंज को जब हम दबाते हैं तो ये दब जाती है, जबकि हमने ठोसों के गुणों में पढ़ा था कि ठोस है उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब स्पंज है इसको दबाते हैं तो ये दब जाती है, संपीड़ित हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं और इन छिद्रों में क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। जैसे ही आप इसको दबा रहे हैं तो दबाने पर ये वायु बाहर निकल जाती है और बाहर निकल जाती है, जिससे ये क्या हो जाती है, संपीड़ित। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से हाथ है वो हटाते हो तो हटाने पर ये वापस मूल अवस्था में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि स्पंज भी क्या है, ठोस है। नेक्स्ट जो स्टेट आ जाती है, नेक्स्ट जो अवस्था आ जाती है वो द्रव अवस्था है या फिर लिक्विड अवस्था है। द्रवों का पहला गुण है कि द्रवों का आकार है वो कैसा होता है, अनिश्चित, यानी कि इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। इन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी बर्तन का क्या ले लेते हैं, आकार। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है पानी और इस पानी को आप है वो एक ग्लास में भर रहे हैं तो ये आकार किसका ले लेगा, एक ग्लास का आकार ले लेगा। अगर इस पानी को आप है वो बोतल के अंदर भर दोगे तो ये पानी किसका आकार ले लेगा, बोतल का आकार ले लेगा। यानी कि जिस बर्तन में जिसको डाला जाता है ये उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन द्रवों का आयतन है वो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। मान लीजिए पानी 1 लीटर था तो 1 लीटर बोतल के अंदर 1 लीटर है और उसको आप मान लीजिए किसी बाल्टी में डालोगे तो भी वो 1 लीटर रहेगा, अर्थात उसका आयतन क्या होगा, निश्चित। सेकंड गुण आ जाता है द्रवों का घनत्व गैस से तो अधिक होता है परंतु ठोस से क्या होता है, कम। मान लीजिए इनको एक बाल्टी में हम है वो भर रहे हैं, एक बाल्टी ले ली हमने और इस बाल्टी के अंदर हम रेत भर रहे हैं और दूसरा क्या भर रहे हैं, रेत के अलावा दूसरा पानी भर रहे हैं और तीसरा एक गैस भर रहे हैं। 3 चीज़ें भर रहे हैं बारी बारी से। तो हमें पता है कि किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा, तो रेत का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा आएगा और उसके बाद द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका होगा, पानी का होगा और सबसे कम किसका होगा, गैस का। यानी कि कह सकते हैं ये एकांक आयतन है, ये हमने क्या ले लिया है, एकांक आयतन, यानी कि बाल्टी फिक्स कर ली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं ठोस, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हो जाएगा, ठोस का। फिर ठोस से कम घनत्व किसका होता है, द्रव का, और सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। नेक्स्ट गुण आ जाता है द्रवों में संपीड़ितता ठोस से तो अधिक होती है लेकिन गैसों से क्या होती है, कम। गैस द्रव अवस्था के जो कण होते हैं, द्रवों के कण थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर इन कणों के ऊपर दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने पर ये कण क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। इनके मध्य की दूरी है वो कम हो जाती है, अर्थात इनको क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठोसों से तो अधिक संपीड़ित होते हैं लेकिन गैस से ये कम संपीड़ित होते हैं। अगला गुण आ जाता है कि द्रवों में विसरण है वो ठोसों से तो अधिक होता है लेकिन गैसों से क्या होता है, कम होता है। जैसे आप है वो पानी है, पानी किसी रूम, ये कमरा है और कमरे के एक कोने में आप पानी की बाल्टियां खाली कर रहे हैं, 2-3 बाल्टियां खाली कर रहे हैं, तो ये पानी है वो पूरे के पूरे फर्श में फैल जाएगा। ये केवल और केवल पूरे फर्श में फैलेगा, ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगा, फर्श में फैलेगा। लेकिन इसके उलट अगर हम किसी गैस को कमरे के एक कोने में है वो छोड़ते हैं, खाली करते हैं, तो वो गैस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है, यानी कि विसरित हो जाती है। इसका मतलब है कि द्रवों में विसरण है वो ठोस से तो ज़्यादा होता है, ठोस से क्या होता है, ज़्यादा, लेकिन गैस से कम होता है। तो विसरण का क्रम क्या हो जाएगा, ठोस लेस देन द्रव लेस देन गैस। नेक्स्ट गुण आ जाता है द्रवों का, इसके कणों के मध्य जो अंतराअणुक बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम। इसके कण, किसके कण, द्रव के कण है वो थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं और दूर दूर रहने का कारण यही है कि इनके मध्य जो आकर्षण बल है, उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, अंतराअणुक बल कहते हैं। वो आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इनके कण क्या पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक आदमी है, मान लीजिए ये एक आदमी है और ये दूसरे आदमी के हाथ पकड़ के खड़ा है। दूसरा जो आदमी है इस दूसरे आदमी का क्या पकड़ के खड़ा है, हाथ पकड़ के खड़ा है, यानी कि इतना ही इनमें क्या है, आकर्षण बल है। तो इस कम आकर्षण बल के कारण इनके कण है वो कैसे रहते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं।
द्रव के कण है वो लगातार गतिशील होते हैं, ये इस तरह गतिशील रहते हैं, जिस बर्तन में इन्हें डाला जाता है उस बर्तन में ये गति करते रहते हैं और इनकी गति ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहा जाता है? तो टेढ़ी मेढ़ी गति को कहा जाता है ब्राउनी गति। तो ध्यान रखना, द्रव है वो बर्तन में कौन सी गति करते हैं? तो द्रव बर्तन में ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है। ठोस से गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन गैस से गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। द्रव अवस्था है, अगर इसमें ऊष्मा का आप परवाह करोगे तो ऊष्मा का संचरण इसमें कौन सी विधि द्वारा होगा? तो द्रव में ऊष्मा का संचरण है संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन का मतलब है कि आप अगर नीचे वाले कणों को, यहाँ पर नीचे वाले कण हैं, इनको अगर आप ऊष्मा प्रदान करोगे तो ये कण है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे ये गति करते हुए ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर की ओर आएंगे तब ऊपर से ठंडे कण है वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे की ओर चले जाएंगे। यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा द्रव है वो गर्म न हो जाए। किसी द्रव है उसके कणों को या द्रव को आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और बढ़ने से उनके कण है उनका अंतराणुक बल कम हो जाएगा और कण है वो कैसे हो जाते हैं? तो कण दूर दूर हो जाते हैं। ये कण पास थे तो कण बहुत ही दूर हो जाते हैं, दूर होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगली जो अवस्था आ जाती है वो कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। गैस अवस्था के गुण क्या है? तो गैस का जो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये पात्र के अनुसार आकार व आयतन ले लेती। जिस पात्र में रखा जाता है उस पूरे के पूरे पात्र का ये आकार ले लेगी। कमरे में रखोगे तो पूरे कमरे का आकार ले लेगी, अगर हॉल में रखोगे तो पूरे हॉल का आकार ले लेगी। जिस बर्तन में डाला जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेगी। तो इनका न तो कोई आकार होता है और न ही कोई आयतन होता। अगर अब अड़ोस पड़ोस आपके, वैसे तो आपको गैस है वो दिखाई नहीं देती, नॉर्मली गैस है उसको हम देख नहीं पाते, और मान लीजिए आपके यहाँ अड़ोस पड़ोस ऑक्सीजन गैस है तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन का आकार वैसा है, किसी तरबूज जैसा है या फिर उसके जैसा है। ऑक्सीजन का कोई आकार है वो फिक्स नहीं है और न ही इसका आयतन फिक्स है। फिर गैसों का घनत्व न्यूनतम होता है। एकांक आयतन में अगर गैस का द्रव्यमान निकालें तो ठोस और द्रव की तुलना में सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का। और गैस में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। चूँकि गैस के कण है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ये कण देख लो, बहुत ही कण दूर दूर है और कण दूर दूर होने के कारण अगर आप इनको दबाएंगे, इनके ऊपर दाब अप्लाई करेंगे तो ये कण क्या हो जाएंगे? ये कण पास पास आ जाएंगी और पास पास आकर ये द्रव में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात इनको सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। बल व दाब को बढ़ाकर इन्हें द्रव अवस्था में भी बदला जा सकता है। गैस है, गैस के ऊपर दाब है, दाब अप्लाई करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, यानी कि द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एलपीजी जो सिलेंडर में आती है वो किस अवस्था में आती है? तो वो द्रव अवस्था में आती है, लेकिन ये है एक गैस। ये गैस है, इसके ऊपर दाब अप्लाई किया और दाब अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? द्रव में। जैसे ही हम इसके ऊपर से प्रेशर हटाते हैं ये वापस गैस में बदल जाती है, तो इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। गैसों में विसरण सबसे अधिक होता है, यह शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाती है। एक कमरे में किसी एक कोने में आपने है वो इत्र है, इत्र की बोतल खुली छोड़ दी है या फिर आपने स्प्रे लगाया है तो उसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि गैस है, इस गैस में विसरण है वो सर्वाधिक होता है और ये बहुत ही जल्दी फैल जाती है। इसी कारण तो भोपाल गैस त्रासदी थी, उसमें मिक गैस का रिसा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था और ये तेजी से विसरित हो गई थी। गैस के कण दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके कणों के मध्य अंतराणुक बल नगण्य होता है। गैस के कण बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं। दूर दूर होने का कारण ये है कि इनके बीच में जो अंतराणुक बल है वो कैसा होता है? नगण्य होता है। कुछ गैसों का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
और एक चीज़ और ध्यान रखना, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर एक मोल गैस का जो आयतन है वो आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये फिक्स रहता है, कोई भी गैस ले लोगे उस गैस के एक मोल, चाहे आप ऑक्सीजन लोगे, चाहे आप नाइट्रोजन लोगे, चाहे आप ऑर्गन लोगे, आपको ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर सामान्य ताप और दाब होना चाहिए, उस पर एक मोल गैस कोई भी लोगे तो उसका आयतन हमेशा क्या होगा, 22.4 लीटर होगा। नेक्स्ट आ जाता है गैसीय दाब। तो गैस के जो कण है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैस के जो कण है वो बहुत ही तेज गति करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होने के कारण ये तेज़ी से गति करते हैं। और उनकी गति भी कौन सी होती है, तो गैसों की भी गति होती है, उसको भी हम कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति का मतलब है कि ऐसे पूरे के पूरे पात्र में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उस गति को क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा है और ये ब्राउनी गति करते हैं, जिसके कारण ये कण आपस में एवं पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं। तो ये कण आपस में भी बहुत टकराते हैं। दूसरा, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। यही कारण है कि गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। तो ये पात्र की दीवारों से, यानी कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, बार बार टकराते हैं, उसी के कारण ये उसके बर्तन के दीवारों पर क्या डालते हैं, दाब भी डालते हैं। ध्यान रखना, गैसों में भी ऊष्मा संचरण की विधि है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है संवहन। गैसों में भी ऊष्मा संचरण कौन सी विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाती है पदार्थ की चौथी अवस्था। चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था। आयनित गैस की अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो भौतिकी और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनित गैस की अवस्था है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक पैदा होती है। सूर्य और तारे हैं वो चमकीले कौन सी अवस्था के कारण होते हैं, तो वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की फोर्थ स्टेज है वो कौन सी है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो CFL बल्ब है, उसमें प्लाज्मा अवस्था होती है। नियॉन बल्ब में होती है, प्लाज्मा लैंप, प्लाज्मा टीवी। इसके अलावा जो बिजली चमकती है उसमें भी, या फिर जो सूर्य विकिरण है उसमें, या फ्लोरोसेंट लाइट है उसमें, या जब न्यूक्लियर विस्फोट होता है और उसकी आग निकलती है उसमें, या फिर ऑरोरा में। ऑरोरा है ये भी प्लाज्मा अवस्था है। ऑरोरा क्या है, तो जो ध्रुवीय इलाके हैं, पृथ्वी के ध्रुवीय इलाके हैं, उस ध्रुवीय इलाकों में आकाश में नीले रंग की कुछ लाइटनिंग होती है, चमक होती है नीले रंग की, आयनित गैस की अवस्था होती है, इसको ऑरोरा कहते हैं। तो ये हो जाएगी पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। नेक्स्ट आ जाती है पांचवी अवस्था, वो है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की एक अवस्था जिसमें बोसॉन की तनु गैस को परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन तक ठंडा कर दिया जाता है। बोसॉन की तनु गैस है, उसको जब परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है तब हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, पांचवी अवस्था प्राप्त होती है, उसका नाम है BEC। परम शून्य तापमान क्या है, तो परम शून्य तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये कितने में होता है, ये 0 केल्विन में होता है। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इससे नीचे कभी तापमान नहीं हो सकता। यानी कि 0 केल्विन है तो केल्विन कभी माइनस में नहीं होता, -5 केल्विन नहीं हो सकता, या -8 केल्विन है वो कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि ये परम शून्य तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने की इकाई क्या है, तो सेल्सियस एक तापमान मापने की इकाई है, उसी तरह केल्विन भी इकाई है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट भी इकाई होती है, और एक और इकाई है वो है डिग्री रोमर। ये 4 इकाइयाँ हैं जिसमें से ज़्यादा यूज कौन सी की जाती है, केल्विन और सेल्सियस। केल्विन है वो टेम्परेचर या तापमान की SI यूनिट है, SI इकाई है। तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस बोसॉन को बहुत ही कम तापमान
पर ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है, BeC। बोसॉन गैस कौन सी होती है, तो जो सामान्य वायु है उसका जो घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस है वो बोसॉन गैस है। अब ये जो BeC 5वीं अवस्था है, इस अवस्था की भविष्यवाणी भारत के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे एक और थे जिनका नाम है आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों ने मिलकर इस अवस्था की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में ये पदार्थ की 5वीं अवस्था खोजी जाएगी और सन 2001 में दो साइंटिस्ट थे, एक तो था कैटरले और दूसरा था वेमैन। इन्होंने इस पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कर दी और 5वीं अवस्था कौन सी होगी, BeC। तो ये होगी आपकी पदार्थ की 500 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BeC।